गुड मॉर्निंग बच्चों अब मैं इसी श्रृंखला में आगे पढ़ रहे हैं। ये लेसन 2 है, नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। हम पढ़ रहे थे 12वीं क्लास के एनसीईआरटी कर रहे थे और एनसीईआरटी में हम सीटीयू हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन दूसरे टॉपिक में आ गए थे या दूसरे लेसन में आ गए थे, वो था दो ध्रुवीयता का अंत। जो दो ध्रुव बट गए थे उनका अंत कैसे हो इसके बारे में अपन इसमें बात करेंगे। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है। देखो इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक का नाम है सोवियत प्रणाली क्या है। सोवियत प्रणाली क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सोवियत सिस्टम, सोवियत प्रणाली का मतलब है अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, सोवियत सिस्टम। भाई ये एक सिस्टम है, क्या है एक, ये सिस्टम है, ध्यान रखना क्या है, एक सिस्टम है। सोवियत सिस्टम क्या था वो देखना है, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत सिस्टम था वो सिस्टम को अपन को समझना है। बच्चों ये बात शुरू होती है आपके कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये बात है समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको क्या बोला जाता था, यूएसएसआर। देखो जो साम्यवादी जो देश थे, या मैं ये कहूँ कि साम्यवादी जो खेमा था उसको यूएसएसआर भी बोलते थे। अच्छा, समाजवादी सोवियत गणराज्य, ठीक है, ये कंसेप्ट आया रूसी क्रांति के बाद में। एक रूस में क्रांति होती है 1917, इसके बाद में आता है समाजवादी सोवियत गणराज्य। अब यूएसएसआर का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, इसका मतलब यू का मतलब यूनियन होता है, एस का मतलब सोवियत होता है, और ये समाजवादी है। क्या है, समाजवादी है, तो सोशलिस्ट है। इसका एस का मतलब क्या है, सोशलिस्ट है, और आर का मतलब रिपब्लिक है। जैसे मैं आपको बताऊं, यूनियन है, एस का मतलब मैंने आपको बताया सोवियत सोशलिस्ट, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। देखो रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य। एक एक चीज का आपको समझाएंगे इसमें। एक नाम आता है, एक कंसेप्ट आता है, एक अवधारणा है, ये मान के चलो थोड़ा सा, कि समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको यूएसएसआर बोला जाता है। मैंने ये कहा कि ये जो समाजवादी सोवियत गणराज्य आया कब, तो ये रूसी क्रांति के बाद में ये कंसेप्ट आता है, रूसी क्रांति के बाद में। अब रूसी क्रांति क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। रूसी क्रांति 1917 में हुई। रूसी क्रांति कब होती है, 1917 में रूसी क्रांति होती है। इसकी डेट का ध्यान रखना। रूसी क्रांति में क्या था इसके बारे में देखो, यह पूंजीवाद व्यवस्था के क्या थी, ये विरुद्ध थी। जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ की थी, जो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो पश्चिम के देशों की पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो पश्चिम खेमा था उसकी व्यवस्था क्या थी, एक पूंजीवादी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था क्या था, विरुद्ध था। पूंजीवादी व्यवस्था क्या, विरुद्ध था। मैंने शीत युद्ध में आपको समझाया था कि दोनों खेमों के बीच विचारधारा की बहुत बड़ी लड़ाई थी। तो विचारधारा क्या थी, विचारधारा यही थी भाई, जो पश्चिमी देश थे, जो अमेरिका वाले खेमे वाले जो देश थे, उनकी जो विचारधारा क्या थी, ये पूंजीवादी थी। और इनकी जो सोवियत संघ वाले थे, जो पूर्वी देशों जो खेमे थे, उनकी थी साम्यवादी। क्या थी, साम्यवादी। वो तो समाजवादी कहें या साम्यवादी कहें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। देखो समाजवाद साम्यवाद के बारे में आपको मैंने उसी पिछले वीडियो में बताया था कि क्या साम्यवाद होता है और क्या समाजवाद होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी, रूसी क्रांति 1917 की। पहली बात यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी बच्चों, विपरीत थी। दूसरी बात आती है कि समता मूलक व समाजवाद के लिए थी, समता मूलक व समाजवाद के लिए थी। अच्छा, समाजवाद के लिए थी, ये समाजवाद लाना चाह रही थी,
ये रूसी क्रांति क्या लाना चाह रही थी? समाजवाद। समाजवाद का मतलब मैंने आपको पहले समझाया था कि समाजवाद वो होता है जिसमें जो आय के स्रोत हैं, ये मान के चलो वो किस में, मतलब एक समाज को इम्पोर्टेंटता दी जाए, एक समाज के विकास की बात की जाती है। और इसमें क्या कि एक राज्य के नियंत्रण में चीज़ें होती हैं। समतामूलक बात आती है तो ये जो ये क्रांति मान लो या ये सोवियत संघ वाली जो विचारधारा मान लो, ये समतामूलक पर वो देती थी, जोर देती थी। समतामूलक मतलब होता है समानता। किसकी बात करता है? समाज में क्या चाहिए? समानता की बात करता है। देखो ये जो विचारधारा है साम्यवाद, साम्यवाद विचारधारा दी हुई कार्ल मार्क्स की है। कौन था? ये कार्ल मार्क्स था। इसने ये सोचा था कि यार देखा इसने कि एक वर्ग उच्च वर्ग है, एक वर्ग निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग को वो मजदूर वर्ग में देखता है, एक पूंजीवादी वर्ग, या ये मान लिया एक बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी वो सारे उनका मालिक था, और एक जो उन्होंने मजदूर वर्ग काम करता था इनका देखता। इन्होंने देखा कि दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है, और इस खाई को समाप्त करने के लिए ये विचारधारा लेके आए थे। ठीक है, तो ये इसकी रूसी क्रांति की क्या थी, मतलब रूसी क्रांति इनके ऊपर थी, मतलब समाजवाद लाना चाह रही थी। रूसी क्रांति का जो मेन मुख्य मुद्दा था ये चीज़ें थी, समाजवाद, समतामूलक जो समाज है उसकी बात कर रहे थे। विश्व में निजी संपत्ति को समाप्त, विश्व में जो निजी संपत्ति है, देखो कंसेप्ट क्या आ गया, ये निजी संपत्ति। निजी अपने खुद की संपत्ति, जैसे खुद की बिल्डिंग है, या मैंने प्रॉपर्टी कर रखी है, ज़मीन ले रखी है ना, या मेरी फैक्ट्री है, वो है। तो विश्व में निजी संपत्ति को समाप्त करने व समाज में समानता लाने की कोशिश थी। इस क्रांति में क्या था? जो निजी संपत्ति है विश्व में, क्या है जो निजी संपत्ति, उस कंसेप्ट को क्या करना चाह रहे थे? खत्म। भाई किसी के निजी संपत्ति होगी नहीं होगी तो भेदभाव होगा ही नहीं, मतलब आगे और पीछे वाला कोई भेदभाव होगा ही नहीं करने के। समाज में क्या लाना चाह रहे थे? समानता लाने की इस में क्या थी? ये कोशिश थी रूसी क्रांति में। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के नेता, ऐसा करने में ये जो चीज़ें समानता लाना, ये जो कोशिश चल रही है निजी संपत्ति समाप्ति के लिए, ऐसा करने पर सोवियत प्रणाली के नेताओं ने राज्य व पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। मतलब सोवियत प्रणाली जो नेता थे, जो सोवियत प्रणाली के अंतर्गत ये चीज़ें आ रही है, तो सोवियत प्रणाली के जो अंतर्गत जो नेता थे ना, तो वो इम्पोर्टेंटता किसको दे रहे थे? प्राथमिकता किसको दे रहे थे? वो राज्य को प्राथमिकता दे रहे थे। वो चाह रहे थे कि सारी चीज़ें किसके हाथ में हो? राज्य के हाथ में। वो ही हर चीज़ का क्या करे? संचालन करे। मतलब जो भी उत्पादन के साधन है, जो भी प्रशासन है, जो भी चीज़ें हैं ना, वो क्या हो? राज्य के अंडर में हो। ठीक है, तो ये चाह रहे थे। और पार्टी की संस्था, एक पार्टी क्या है? संस्था थी, उसको मतलब इम्पोर्टेंट था इसने दी। अच्छा, पार्टी इसमें एक ही था, पार्टी एक ही थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। उस समय एक ही पार्टी थी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। न कोई दल था उस समय। क्या था? न कोई दल था, न कोई विपक्ष था, कोई दूसरा दल है ही नहीं। जैसे अपने भारत में अपन देखें, परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने बीजेपी है, ठीक है, एक पार्टी है ना, और जैसे कांग्रेस है, दूसरी पार्टी है, काफ़ी ऐसी पार्टी है। तो अपने तो यहाँ कंसेप्ट अनेक पार्टियों का है। क्या है? एक दल का नहीं, बहुदलीय पार्टी कहीं कहूँ, या बहुदलीय सिस्टम है अपने भारत में है। लेकिन यहाँ किसकी बात करी? सिर्फ एक ही दल की बात करी, और वो भी कौन थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें दूसरा कोई दल था ही नहीं, न कोई विपक्ष था। अब कोई विपक्ष नहीं होगा तो मनमर्जी के हिसाब से कार्य होता है। ये कहीं भी देख लो आप, कहीं किसी भी चीज़ में यदि विपक्ष नहीं होता है तो मनमर्जी से होता है। एक बच्चों विशेष ध्यान रखना, चाहे किसी विश्व की किसी व्यवस्था में चले जाना आप, विश्व के किसी व्यवस्था में आगे बहुत व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो देखना कि यदि एक व्यक्ति के हाथ में उसको सारे पावर दे दी जाते हैं,
है ना, तो वो व्यक्ति हमेशा तानाशाही बनता है, चाहे वो कैसा भी हो, वो हमेशा क्या बनता है, तानाशाही बनता है। तो यहाँ सारी शक्तियों को सेंटर करने की बात की गई, एक केंद्रित करने की बात की, एक जगह करने की बात की गई है। आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें मैंने जो आपको बताया रूसी क्रांति 1917 की, तो इसका मूल मकसद क्या था, उसमें यह था कि समाज में क्या लानी है, समानता लानी है। समानता लानी है तो निजी जो पूंजी की जो कंसेप्ट है उसको क्या करना है, समाप्त करना है। मैंने यहाँ तक आपको बता दी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी, जो पूरी अर्थव्यवस्था थी पूरे, है ना, वो कैसी थी, एक योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। पूरी योजना किसके नियंत्रण में थी, राज्य के नियंत्रण। इसमें निजी का कोई अस्तित्व भी नहीं था, है ना, निजी का कोई अस्तित्व भी नहीं था। ठीक है, इसके खिलाफ भी चीज़ें आती है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ आती है और ये चीज़ें स्थापित करना चाह रही है। ये है रूसी क्रांति 1917 की। यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आगे देखें, थोड़ा सा मैं देखूं कि सोवियत प्रणाली क्या है, इसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। यूएसएसआर का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया। ये कब आता है यूएसएसआर, या ये आती है, यूएसएसआर आता है सोवियत जो रूसी क्रांति होती है ना उसके बाद आता है। पहले ये क्रांति, उसके बाद में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, सोवियत प्रणाली जो आती है बाद में आती है। दूसरी दुनिया एक कंसेप्ट आता है, एक आता है शब्द, वो है दूसरी दुनिया। ये क्या दूसरी दुनिया है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के मध्य, ये तो आपको अच्छे से पता है। के बाद पूर्वी यूरोप के देश, इसके बाद क्या है, जो पूर्वी यूरोप के देश। अब पूर्वी यूरोप के देश कौन से थे, जो साम्यवादी खेमे में थे। पश्चिम यूरोप के जो देश थे वो किस में थे, वो अमेरिका के खेमे में थे। ये तो आपको क्लियर चीज है। तो इसके बाद पूर्वी यूरोप के देश साम्यवादी खेमे में आ गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है ना, उसके बाद में क्या आता है बच्चों की, जो पूरी यूरोप के जो देश थे वो किसके खेमे में आ जाते हैं, तो सोवियत संघ के खेमे में आ जाते हैं। चलो, ये साम्यवादी खेमे में आ जाते हैं। तथा समाजवादी व्यवस्था अपना ली गई। इन देशों के द्वारा क्या अपना ली गई बच्चों, ये समाजवादी व्यवस्था अपना ली। समाजवादी व्यवस्था क्या है, इसमें निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं है, समाज के विकास की बात करता है और समाज में समानता की बात करता है। वो ये कहता है कि आप है ना सभी कमाओ के लाओ, है ना, आय के स्रोत इकट्ठा करो, जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वितरित करो। ये समाज की व्यवस्था थी। क्योंकि इनको फांसीवादी जो ताकतें थी उनसे सोवियत संघ की जो सेना ने क्या करवाया था, मुक्त करवाया था। ये जो पूर्वी देश, ये जो पूरी यूरोप के जो देश थे वो कहाँ आ गए, वो आ गए साम्यवादी खेमे में। साम्यवादी खेमे में क्यों आ गए, क्योंकि साम्यवादी जो खेमा था, जो साम्यवादी सेना थी, उसने क्या कराया था, उन देशों को मुक्त कराया था, आज़ाद करवाया था। ठीक है, इन्हें अब आप ये देखेंगे मतलब इनको फांसीवादी जो ताकतें थी, फांसीवादी ताकत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी चीज़ें, सारा नियंत्रण आता है, वो मन मर्जी से काम करता है, उसके जो इच्छा हो ना वो ही कानून हो जाता है और पब्लिक को मतलब परेशान करने काम है। ठीक है, आपके आज भी कई ऐसे उदाहरण है। तो इन ताकतों से क्या करवाया था, इन्होंने मुक्त करवाया था। सोवियत जो सेना थी उसने क्या करवाया था, मुक्त कराया था। तो ये कहाँ जाते हैं, ये आ जाते हैं पूर्वी जो खेमा था, जो साम्यवादी खेमा था, उसमें आ जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, इतने देश इसमें आ जाते हैं साम्यवादी खेमे में। तो ये देश क्या करने लग गया, विकास करने लग गया। अर्थव्यवस्था क्या हो गई, हाँ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सोवियत संघ है ना, वो क्या किस में आ जाता है, महाशक्ति के रूप में उभरता है। महाशक्ति एक अमेरिका, इसके बाद में यही सबसे बड़ी महाशक्ति पूरे वर्ल्ड में थी। ठीक है, इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य,
और इस जो खेमा बना, सोवियत खेमा बना, उसका जो नेता कौन है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये आता है कंसेप्ट यहाँ से। मैंने आपको बताया समाजवादी सोवियत गणराज्य आता है रूसी क्रांति के बाद में। ये कंसेप्ट तो रूसी क्रांति के बाद में आया। ठीक है, और फिर सेकंड जो वर्ल्ड वार है, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में जो इसके खेमे में देश आ जाते हैं तो एक महाशक्ति के रूप में हो जाता है और इसको नाम दिया जाता है समाजवादी सोवियत गणराज्य। इसको क्या नाम दिया जाता है? समाजवादी सोवियत गणराज्य। अर्थव्यवस्था विकसित थी। अब ये महाशक्ति के रूप में उभर रही है। देखो किसके रूप में उभर रही है बच्चों? महाशक्ति के रूप में उभर रही है ना। तो अर्थव्यवस्था कैसी थी इसकी? विकसित अर्थव्यवस्था थी, शानदार अर्थव्यवस्था थी। संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह था ना, काफ़ी उन्नत था। और ऊर्जा संसाधन भी इसके पास था। इसके पास खनिज तेल के भंडार थे, लोहा काफ़ी था, इस्पात थे, और मशीनरी भी इसके पास काफ़ी अच्छी थी। और घरेलू उद्योग जो थे वो भी क्या थे? उन्नत थे। ठीक है, एक विकसित राष्ट्र के पास ये काफ़ी होता है। देखो ये महाशक्ति उभर आई क्योंकि इसके पास सारी चीज़ें देखो काफ़ी उन्नत हैं, मतलब अर्थव्यवस्था विकसित हो गई, संचार व्यवस्था उन्नति, संचार संसाधन है, ये खनिज तेल है, लोहा है, इस्पात है, मशीनरी है, घरेलू उद्योग भी काफ़ी उन्नत थे। तो ये काफ़ी विकास उस समय कर रहा था। देखो लेकिन इसकी गुणवत्ता में क्या थी बच्चों? कमी थी। जो पश्चिमी खेमा था, जो यूरोप मतलब अमेरिका वाला खेमा था ना, इसमें जो गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, ठीक है, वो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया वाली किसकी थी? पश्चिमी खेमे की थी। इसकी इतनी बेस्ट नहीं थी। ठीक है, अच्छा, सोवियत संघ ने क्या किया? न्यूनतम जीवन सुनिश्चित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? न्यूनतम, अपने जो नागरिक थे ना उनका क्या किया? न्यूनतम जीवन है ना वो क्या कर दिया बच्चों? सुनिश्चित कर दिया। सुनिश्चित का न्यूनतम जीवन का मतलब है कि जीवन की जो आधारभूत सुविधा है, जीवन की जो आधारभूत आवश्यकता है, जैसे खाना है, भोजन है, मतलब जो कपड़ा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये आधारभूत क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये न्यूनतम दर पर क्या कर दिया बच्चों? ये न्यूनतम दर पर इसने क्या कर दिया? न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाया, मतलब न्यूनतम दर पर इसने कम से कम दर पर उपलब्ध कराया, ये मान के चलो आप। ठीक है, तो इसने सुविधा तो अच्छी दी है। क्या क्या दी है? सुविधा अच्छी दी है। बेरोजगारी इसमें थी नहीं, बेरोजगारी का काम भी नहीं था, सबको काम मिल रहा था, सब काम कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, और सब काम करे तब जैसे फैक्ट्री में काम करे तो फैक्ट्री किसकी? गवर्नमेंट की है ना। कहीं भी जो भी बड़ी संस्था है, जो भी ये काम कर रहा है, जो भी उद्योग धंधे थे, किसके है? गवर्नमेंट के। उसके अंडर में सारी अर्थव्यवस्था उसी के अंदर में चल रही है ना। तो बेरोजगारी का नाम ही नहीं था। अच्छा, भूमि व उत्पादन के साधनों पर राज्य का क्या था बच्चों? स्वामित्व था। देखो ये पॉइंट बहुत शानदार है। मैंने आपको पहले बताया इस चीज में कि जो भूमि थी, जो राज्य की भूमि थी, उस पर अभी अधिकार राज्य का था। जो उत्पादन के साधन थे, जो भी उत्पादन के साधन थे, फैक्ट्री थे और ही है ना, सारे जो साधन थे ना, उस पर क्या थी? जो खनिज तेल मान लो, ये सारी मैंने आप मशीनरी बताई, संचार व्यवस्था, ऊर्जा बताया, खनिज तेल बताया, सारी चीजें क्या थी? ये राज्य की थी। तो भूमि उत्पादन के साधनों पर राज्य क्या था बच्चों? स्वामित्व था। क्या था? स्वामित्व। किसके अंडर में थी? राज्य के अंडर में थी। चलो, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता गया। अब देखो आगे क्या होती है, कितनी नुकसानदायक होती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई थी कि विषम कृषि प्रणाली को आप देखना, किसी एक आदमी या एक संस्था के अंडर में चीज़ दे दोगे ना, तो वो चीज़ हमेशा आगे जाके तानाशाही होगी, क्योंकि वो मनमर्जी करेगा ही करेगा। यदि किसी आदमी के एक आदमी का पावर आता है ना, तो उसको अपने आप ही मतलब ऐसा एहसास होता है कि यार मैं तो सुपर हूँ, सबसे ऊपर हूँ मैं, है ना, मैं तो क्या हूँ? सुपर हूँ, और पता नहीं मैं भगवान की दिया हुआ मतलब एक अनमोल हूँ, तो ये चीज़ें इसलिए मुझे मिली हैं। वो अपने आप में पता नहीं क्या क्या समझने लग जाता है। ठीक है, तो अभी याद देखो, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही जो थी,
जो नौकरशाही थी, ब्यूरोक्रेसी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट वाला सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं, तो नौकरशाही थी वो क्या है, उसका शिकंजा कसता चला गया। मतलब ये नौकरशाही थे ना, वो बैठ के अपना मतलब शिकंजा कस लिया, अपनी मनमर्जी से कार्य करने लगे। जैसे कोई डिपार्टमेंट आपको बताऊं मैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है मान लो, ठीक है, या और कोई डिपार्टमेंट है ना, PWD है या और है ना, तो वो क्या करते हैं, ये जो नौकरशाही है वो अपने मनमर्जी से चलाने लग गए। अब नौकरशाही मनमर्जी से चलाएगा तो अपना फायदा देखेगा, है ना, सीधी सीधी बात है, क्या करेगा वो अपना फायदा देखेगा, और रिश्वत जैसी चीज़ें आएंगी, है ना, ये चीज़ें आती हैं, तो सीधी सी बात है कि जो प्रणाली वो अच्छी नहीं चल पाएगी। तो यहाँ इसको एक दिक्कत आने लगी। सोवियत संघ प्रणाली में क्या हुआ, नौकरशाही का शिकंजा क्या कर गया, कसता हुआ चला गया। पर नौकरशाही मतलब कसता का मतलब हावी होती चलेगी नौकरशाही। आप जैसे आज आप किसी ऑफिस में जाओ, है ना, तो वो करे तो करे आप काम, नहीं तो नहीं करे, और वो करेगा अपनी मनमर्जी से, है ना, उसको बोलते हैं। एक होता है अपना अधिकार, एक होता है अपना उत्तरदायित्व होता है, उसका उत्तरदायित्व है। वहाँ जो ऑफिस में बैठा आदमी है ना, उसका क्या है, उत्तरदायित्व अपने प्रति, कि हम पर जाएंगे, जो भी सूचना लेंगे, जो भी काम उसको करना पड़ेगा, अपने काम के लिए वो बैठा है, ठीक है। लेकिन वो मनमर्जी से करने लग जाए, जवाबदेही है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, अब उसका नौकरशाही क्या होगी, मतलब उसने मतलब ये मान लो उसका पावर में है और शिकंजा कसता चला गया, यही की बात है ना, मतलब हावी हो गई। आगे देखो, ये प्रणाली सत्तावादी हो गई। प्रणाली क्या हो गई, ये जो सिस्टम था वो बिल्कुल क्या हो गया, सत्तावादी। इस पूरी सत्ता किसकी होगी, इसकी हो गई। ये जो सोवियत प्रणाली जो है ना, वो सारा मतलब इसी की सत्तावादी हो जाती है। नागरिकों का जीवन कैसा हो गया बच्चों, कठिन हो गया। अब नागरिकों का जीवन तो कठिन होना ही है, जब नौकरशाही जवाबदेही है नहीं, जब गवर्नमेंट जवाबदेही नहीं है, एक ही दल है वो मनमर्जी से कर रहा है ना, तो जनता का भला तो वो करने वाला है नहीं, खुद का भला करने वाला है, ठीक है। लोकतंत्र व अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। ये देखो सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी ऐसी कोई बात नहीं थी, डेमोक्रेसी ऐसी कोई बात नहीं थी, लोकतंत्र था ही नहीं, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे सरकार है तो सरकार को चुनने का अपना अधिकार है, ठीक है। वो एक मतलब एक लोकतंत्र का क्या है कि मतलब हिस्सा है, एक प्रकार से मान लो अपने बोलने का अधिकार है, कार्य करने का अधिकार है, कार्य अपने मांगने का अधिकार है ना, और कोई भी मतलब कानून बनता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, अपने विचार व्यक्त करने का, है ना, वो चीज़ें कहाँ होती हैं, सरकार खिलाफ बोलने का, उसके नीतियों के विरुद्ध बोलने का, उसकी आलोचना करने का अधिकार, ये सब लोकतंत्र में होती हैं। लेकिन वहाँ लोकतंत्र था ही नहीं। अब लोकतंत्र नहीं था तो मुझे ये बताओ कि अब जब गवर्नमेंट की नीति आ रही है ना, पॉलिसी जो आ रही है गवर्नमेंट, वो सही है गलत, इसकी पहचान कैसे होगी? यदि गलत है तो इसका विरोध आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी मनमर्जी से हिसाब से करेगी। तो लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया। अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति का मतलब बोलने का जो अधिकार होता है, विचार अभिव्यक्ति अपने जो बोलने का अधिकार होता है। अपने संविधान जो आर्टिकल 19 में दे रखा है ना, उसकी बात है कि आज़ादी थी नहीं, बोलने का अधिकार की आज़ादी थी नहीं। एक दल, अब एक ही दल होगा तो क्या करेगा बच्चों, मनमानी करेगा, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। देखो यहाँ सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, किसी के प्रति, कोई काम के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। देखो एक सत्ता आई है ना, एक पार्टी आई, सारी गवर्नमेंट के हाथ में ले लिया, नौकरशाही भी हावी हो रही है, तो राज्य की स्थिति तो बिल्कुल दयनीय हो गई, है ना। ये था सोवियत प्रणाली, ये है मतलब सोवियत सिस्टम, ये था जो जिसमें ये सारी चीज़ें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो पूर्वी देश थे वो साम्यवादी खेमे में आना, है ना, और अपना विकास करना, वो सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। और लेकिन ये अति हो गया यहाँ के कि एक ही पार्टी बन गई और एक पार्टी ने मनमर्जी की, और उसमें जो नौकरशाही वो क्या हो गई, हावी हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, अभिव्यक्ति विचार है सारे बंद, मतलब ख़त्म से हो गए, जवाबदेही गवर्नमेंट नहीं रही है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको बताऊं कि अपनी संस्कृति व बाकी मामलों में समाज
हाँ, अपने संस्कृति व बाकी मामलों में साथ समाज के अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे बच्चों? 15 गणराज्य थे। कितने थे? 15। वो आपस में मिलकर क्या बनता है? सोवियत संघ बनता है। संघ का मतलब यूनियन, सोवियत यूनियन बनता है, मतलब पूरा सोवियत संघ बनता है। ठीक है। अब ये जो 15 जो राष्ट्र थे, 15 जो गणराज्य थे, है ना, वो अपनी संस्कृति के बचाने के लिए या अपनी संस्कृति का विकास करने के लिए, अन्य मुद्दों के विकास करने, अन्य जो काम है, साथ समाज है, जो आपस में अपना डेवलप के लिए क्या किया था, उन्होंने एक जगह मिल गए थे। ठीक है। वो आगे चल क्या बना? सोवियत संघ बन गया था। अब देखो, लेकिन यहाँ दिक्कत होने लगी। यहाँ ये होने लगी कि जब ये चीज़ें आने लगी, इसमें पूरा एक ही दल आ गया, सरकार की कोई जवाबदेही है ही नहीं, विचार अभिव्यक्ति का मामला है ही नहीं, लोकतंत्र नहीं है, तो ये परेशान होंगे कि नहीं? तो यहाँ क्या होगी? आंदोलन होंगे। क्या होंगे बच्चों? आंदोलन होंगे। यहाँ जब जनता की नहीं सुनी जाएगी तो क्या होगा? आंदोलन होंगे। ठीक है। और इसका विघटन का रीजन यही थे, है ना, जिसमें इन बड़े रीजनों में से एक ये भी रीजन था। हथियारों की होड़, इसने खूब जबरदस्त हथियारों की सोवियत संघ ने क्या की? अमेरिका के जो खेमे से उसकी बराबरी करने के लिए खूब हथियारों की उसने होड़ मचाई, एकत्रित करने के लिए, खरीदने के लिए बना। तो अभी हथियार आप खरीदोगे, लाओगे, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करोगे, तो देश की जो बाकी जनता है, या मतलब देश की जो जनता है, जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी आर्थिक विकास है, सामाजिक विकास है, उनको तो वो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि सारा निवेश तो यहीं हो रहा है, तो बाकी आप कहाँ से विकास करोगे? सोवियत संघ को भारी नुकसान हुआ, तो इससे सोवियत संघ को क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ। जो पैदावार थी उसका अधिकतम भाग तो इधर जाने लग गया, तो नुकसान तो होना ही है। बुनियादी ढांचे पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गए। जो बुनियादी ढांचे की बात कर रहा था, जो बुनियादी सुविधा की बात कर रहा था, वो यहाँ अब कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। सोवियत संघ कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। बुनियादी ढांचे जो पश्चिमी देश थे, उनकी जो तुलना में जो उनकी बुनियादी ढांचा था ना, वो इससे काफ़ी पिछड़ गया। मतलब सोवियत संघ का जो बुनियादी ढांचा था वो क्या हुआ? पश्चिमी खेमे से काफ़ी पिछड़ गया। ठीक है। जनता की राजनीति व आर्थिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर पा रहा। जनता की जो राजनीतिक थी, जो आर्थिक आकांक्षा थी, बच्चों क्या थी? राजनीति को आर्थिक जो आकांक्षा थी, भाई जनता की आकांक्षा रहती है, राजनीति की भी रहती है, ठीक। लेकिन राजनीति में कहाँ आएंगे आप, है ना? आपकी आकांक्षा खूब है नेता बनने की, कि मैं जाके एक मिनिस्ट्री का पद संभालूं, लेकिन आपको ये बता कि पार्टी एक है, और पार्टी में भी चुनिंदा लोगों की पार्टी है, ठीक है, तो आप आ ही नहीं सकते, तो राजनीति आपको मिलेगी नहीं। आर्थिक जो है, आर्थिक विकास हो नहीं रहा, क्योंकि इनका तो अलग ही होड़ चल रही है, कभी हथियार कर रहा है, कभी कहाँ आक्रमण कर रहा है, मतलब दूसरे देशों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहा है ना? तो ये चीज़ें आती हैं। 1979 में इसने अफगानिस्तान क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करता है, अपनी शक्ति दिखाने का प्रदर्शन वहाँ करता है। तो वहाँ करेगा तो इसको नुकसान तो होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे तो जनता का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चों धीरे धीरे है ना, इसकी आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई, और एक प्रकार से क्या हो गई? ठप हो गई। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आगे जाके जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, सोवियत संघ पूरा टूट जाता है, ये 15 राष्ट्र अलग अलग होते हैं, है ना? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था। ये आपको मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाने की कोशिश की है कि सोवियत प्रणाली क्या है ना, और ये कब आती है, रूसी क्रांति क्या थी और किसके विरुद्ध थी, इसकी क्या मान्यता थी, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। सोवियत प्रणाली में क्या है और क्या क्या इसी में चीज़ें आई, इसका नुकसान क्या क्या आके अर्जाना हुआ, भोगना पड़ा, ये 15 राष्ट्र कैसे आते हैं, है ना, और आगे आगे जाके क्या दिक्कत आती है, और इसकी जो अर्थव्यवस्था है ना कैसे डगमगाती है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था।
आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आगे अपना आगे भी चलेंगे और अगला जो है इसका सबको जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे हिसाब से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।